Friends, in this video we will talk about Anthony Burgess, one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age. Let's talk about Anthony Burgess. He was born in 1917 and he was died in 1993. तो उनका जन्म 1917 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1993 में हुई थी. He is also called as Joseph Kell. तो उन्हें जोसेफ कैल के नाम से भी बुलाया जाता था. He is also called as Joseph Kell and he is known for a work of literary criticism which is called as Here Come Everybody and Introduction to James Joyce. तो इन्होंने एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी लिखा था, उन्होंने वर्क लिखा था जिसका नाम था विच इज़ कॉल्ड हियर कम एवरीबॉडी, जिसमें सब कुछ आता है और उसका जो सबटाइटल था एन इंट्रोडक्शन टू जेम्स जॉयस. तो जेम्स जॉयस का इन्होंने इंट्रोडक्शन इसमें दिया था. तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है. कई बार उनका जो पेन नेम है वो पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए जोसेफ कैल पेन नेम है. Okay, let's talk about the works of Anthony Burgess. The first work is the Malayan Trilogy. The Malayan Trilogy. The first work is the Malayan Trilogy and it was published in 1956 to 1959. तो ये 1956 से इन्होंने पब्लिश करनी शुरू करी थी, 1959 तक पब्लिश करी थी. और ट्रायलॉजी से आप समझ ही गए होंगे, 3 नॉवेल्स एक के अंदर ही है. एंड ऑल्सो पब्लिश्ड एज द लॉन्ग डे वेन्स. तो इसे लॉन्ग डे वेन्स नाम से भी पब्लिश किया था. इज ए कॉमिक ट्रिप, ये कॉमिक राइटिंग है. एंड दिस नॉवेल्स वे रिटर्न व्हेन ही इज़ वर्किंग फॉर मलाया. तो ये जो नॉवल है इन्होंने जब लिखी थी जब वो मलाया के लिए काम कर रहे थे वहाँ पे. एंड नेम ऑफ 3 नॉवेल्स आर. तो 3 नॉवेल्स के नेम क्या है वो देख लेते हैं. द फर्स्ट इज़ टाइम फॉर ए टाइगर एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1956. जैसे कि मलायन ट्रायोलॉजी जो शुरू हुई थी उसकी फर्स्ट राइटिंग उन्होंने कौन सी लिखी है, टाइम फॉर ए टाइगर. तो ये पब्लिश हुई थी 1956 में. एंड देन सेकेंड वर्क इज़ द एनिमी इन द ब्लैंकेट. द एनिमी इन द blanket, it was published in 1958. The third work is Bats in the East. Bats in the East, it was published in 1959. तो इन्होंने 3 साल कंटिन्यू ये राइटिंग्स अपनी दी थी, 67 to 58 फिर 59. तो इसीलिए इन्हें ट्रायलॉजी बोला जाता है. 3 नॉवेल्स एक के अंदर जिसे इन्होंने पब्लिश कराया था मलायन ट्रायलॉजी के नाम से. एंड द नॉवेल्स आर अबाउट किसके बारे में है, विक्टर क्रेब के बारे में है, हु इज़ ए फिजिकल डिमाइस, सिम्बॉलिकली शोज द डिमाइस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन मलाया. तो ये इसमें दिखाया है कि कैसे जो ब्रिटिश एम्पायर है वो वहाँ पे डिमाइस होता, ख़त्म होता जा रहा था मलाया में. कैसे वो लोग बिल्कुल ही जो ब्रिटेन लोग कॉलोनाइज़ करते थे उसके बाद में वहाँ के लोगों को परेशानी होती थी. उसके बाद में वो लोग अपना स्ट्रगल करके अपना जो प्लेस है वो आज़ाद कराते थे. सो ब्रिटेन वाज कॉलोनाइजिंग द प्लेस. तो ब्रिटेन क्या कर रहा था उस टाइम पे, कॉलोनाइज कर रहा था प्लेसेस कॉल्ड मलायन. तो जिसको मलायन को वो कॉलोनाइज कर रहा था, अपने अंदर ले रहा था. एंड विक्टर क्रेव इज़ फिजिकली डिप्रेटिव. और विक्टर क्रेव जो इसमें जो है हीरो है वो एक डिप्रेटिव कैरेक्टर है इसमें, जो थोड़े शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, फिजिकली वो डिप्रेटिव कैरेक्टर है. तो ये आपको याद रखना है. एंड द वर्क इज़ द मलायन ट्रायलॉजी. और इस वर्क में ये तीनों टाइम फॉर ए टाइगर, द एनिमी इन द ब्लैंकेट एंड बैट्स इन द ईस्ट, ये तीनों वर्क्स इनके इसमें आते हैं. द नेक्स्ट फेमस वर्क इज़ क्लॉकवर्क ऑरेंज. क्लॉकवर्क Orange. The second work of Anthony Burgess is Clockwork Orange and it was published in 1962 and this is a dystopian novel, satirical blank comedy novella. तो नोवेला क्या होती है, जो नॉवल से छोटी होती है उसे नोवेला कहते हैं. तो ये एक व्यंग इन्होंने किया है, कॉमेडी करते करते इन्होंने व्यंग किया है लोगों के ऊपर, जो रशियन इन्फ्लुएंस देखा गया है इस राइटिंग में. इट वाज रिटन अंडर द रशियन इन्फ्लुएंस. तो इसमें किसका इन्फ्लुएंस है, रशियन इन्फ्लुएंस का. इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ टीनेज
एलेक्स। तो इसमें जो स्टोरी किसकी बात सुनाई है इन्होंने, टीनेजर है एलेक्स। तो टीनेजर क्या होता है, 12 to 18 ईयर्स के जो लड़के होते हैं उन्हें टीनेजर्स में काउंट किया जाता है। तो टीनेजर एलेक्स हु टेल्स अबाउट हिज वायलेंट एक्सप्लॉइट्स विथ स्टेट अथॉरिटीज़। जो स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ उसके वैचारिक मतभेद थे, वो कैसे उन स्टेट अथॉरिटीज़ से लड़ता है, उसके ऊपर स्टोरी है। तो कौन, एलेक्स जो है वो इसका हीरो है। एंड ही फाइट विद द स्टेट अथॉरिटीज़ बिकॉज ही वांट्स टू रिफॉर्म द स्टेट अथॉरिटीज़। तो कई बार चीज़ें जो होती है, अमेंडमेंट भी ज़रूरी होता है, करते नहीं है, उसके बाद में लोग जागरूक होते हैं और अपने लिए फ़ाइट करते हैं। तो वही चीज़ें इसमें दिखाई गई है कि कैसे वो स्टेट अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ फ़ाइट करता है ताकि उनमें रिफ़ॉर्म लाया जाए और उनको बेहतर बनाया जाए, जो उनमें गलतियां हैं वो सुधारी जाए। लेकिन हर कोई सोचता है कि नहीं, कोई गलती नहीं है, जो बना दिया वो बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई चीज़ें रिफ़ॉर्म करने की टाइम पे ज़रूरत होती है। एंड द थीम इज़ फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो इसका थीम क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो हमें अपनी पसंद करने का फ्रीडम है, ऐसे नहीं है कि कोई भी थोप दो और हम उसे बर्दाश्त कर लेंगे। तो इसके ऊपर ये है। द क्लॉकवर्क ऑरेंज, पब्लिश इन 1962। द नेक्स्ट वर्क इज़ नथिंग लाइक द सन। तो नथिंग लाइक द सन, तो ये एक नेक्स्ट वर्क है। तो आप इससे समझ गए होंगे। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1964 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ ए फिक्शनल बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर। तो ये क्या है, फिक्शनल मतलब काल्पनिक बायोग्राफी है शेक्सपियर की। ही हैज़ इमेजिन द लाइफ ऑफ शेक्सपियर एंड हैज़ रिटन ए स्टोरी अबाउट हिज लव लाइफ। तो ये इसका सबटाइटल भी कई बार दे देते हैं, स्टोरी अबाउट हिज शेक्सपियर लव लाइफ। तो ये भी आपको याद रखना है, इट इज़ ए फिक्शनल बायोग्राफी। और इमेजिन किया है इन्होंने इसमें शेक्सपियर की लाइफ को और उसकी लव लाइफ को। तो इट इज़ अबाउट ए स्टोरी ऑफ शेक्सपियर लव लाइफ, और ये एक शेक्सपियर की फिक्शनल बायोग्राफी है। तो किसने लिखी है वो भी आपको याद रखना है, एंथनी बर्गस। तो नेक्स्ट राइटिंग की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट राइटिंग इज़ मैन ऑफ नज़रत, मैन ऑफ नज़रत, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1979 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ ए हिस्टोरिकल नॉवल विथ बिब्लिकल थीम्स। तो ये क्या है, एक हिस्टोरिकल नॉवल है जिसमें इन्होंने बिब्लिकल थीम्स, जो बाइबल है उससे जो थीम्स लेके इसमें डाले हैं। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ट्रायलॉजी। तो इसमें भी ट्रायलॉजी है, हैविंग 3 नॉवेल्स एंड दे आर। तो इसमें भी 3 नॉवेल्स इन्होंने इंक्लूड करी है। कौन कौन सी नॉवल है देख लेते हैं। मैन ऑफ नज़रत, द फर्स्ट वर्क जो है वही द मैन ऑफ नज़रत। द नेक्स्ट इज़ मॉसेस। तो ये पब्लिश हुआ था 1976 में। मॉसेस का मतलब है ही वॉज ए ग्रेट मैन। आगे हम पढ़ेंगे, इनको सारी चीज़ें करेंगे बाइबल से रिलेटेड A to Z। बस थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस वास्ट है, तो उसको अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ही वॉज ए ग्रेट मैन। तो मॉसेस कौन थे, ग्रेट मैन हु टुक द पीपल ऑफ इज़राइल टू जेरूसलम। तो इज़राइल के लोगों को वो जेरूसलम लेके गया था, तो उसे क्या कहते थे, मॉसेस। तो इसीलिए इसके ऊपर इन्होंने ये नॉवल लिखी है एंथनी बर्गस ने। द नेक्स्ट वर्क इज़ द किंगडम ऑफ विक्ड, द किंगडम ऑफ विक्ड, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1985। तो ये पब्लिश हुआ था 1985 में। एंड ऑल 3 आर हिस्टोरिकल नॉवेल्स एंड हैव बिब्लिकल थीम। और तीनों की तीनों ही जो है ये हिस्टोरिकल नॉवल है और इसमें इन्होंने बाइबल के थीम लिए गए हैं। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट, जैसे इसमें इन्होंने लिया था इज़राइल टू जेरूसलम जाने के लिए कि जो है वहाँ के जो प्योर लोग हैं उनको कैसे जेरूसलम तक पहुँचाया जाता है, तो उसके ऊपर है। द नेक्स्ट वर्क इज़ अर्थली पावर्स। तो जितना इम्पोर्टेंट है ये इतने वर्क तो हमें करने ही पड़ेंगे जो इनके इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वर्क है अर्थली पावर्स। इट वाज पब्लिश्ड इन 1980। ये पब्लिश हुआ था 1980 में। लास्ट में स्लाइड्स अपलोड होती है तो स्लाइड्स को भी पॉज करके ज़रूर पढ़ें। जो भी हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि स्लाइड्स के थ्रू आपको उन क्वेश्चन के आंसर मिल सके। तो सारी चीज़ें एक जगह नहीं हो सकती, लेकिन सारी चीज़ें हम एक जगह करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि उसमें भी जो आपके जो मेन
नॉवेल्स है, मेन प्लेस है, उनको मैं अपलोडिंग करना शुरू कर दिया है। तो आप उनको डिटेल में पढ़ें, जो चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है वो हम वहाँ से पढ़ेंगे, यूट्यूब से पढ़ेंगे। जो शॉर्ट फॉर्म में है मैं दे ही रही हूँ आपको। तो जितना आपको करना है सारा मटेरियल आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। तो नेक्स्ट इज़ अर्थली पावर। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1980 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ ए पैनोरामिक सागा नॉवल है। तो ये एक सागा नॉवल है 20th सेंचुरी की। ओके, एंड इट इज़ अबाउट एन ओल्ड हीरो। तो ये इसके बारे में है, एक हीरो के बारे में है जो बूढ़ा हो चुका है, हु इज़ 81 ईयर्स ऑफ हिज एज। तो वो 81 साल का है, 81 ईयर्स का है। एंड हिज नेम इज़ केनेथ टोमे, एंड उसका नाम है केनेथ टोमे। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ऑफ सॉमरसेट मॉगम। तो सॉमरसेट मॉगम ने जो कैरेक्टर क्रिएट किया था उसी के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है, अर्थली पावर। एंड ही टेल्स अबाउट हिज लाइफ स्टोरी इन 82 चैप्टर्स। तो ये जो है वो ओल्ड मैन वो अपनी स्टोरी बता रहा है किसमें, 82 चैप्टर्स में। एंड द स्टोरी इज़ कॉल्ड एज अर्थली पावर। जो स्टोरी है उसका नाम क्या रखा है इसने, अर्थली पावर। इसीलिए एंथनी बर्गस ने भी इसका नाम अर्थली पावर रखा था। तो नेक्स्ट वर्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्क इज़ द डेड मैन इन डेपफोर्ड। द डेड मैन इन डेपफोर्ड, and it was published in A Dead Man in Deptford, and it was published in 1993. ये publish हुआ 1993 में। and it depicts the life and character of क्रिस्टोफर मार्लो। तो क्रिस्टोफर मार्लो अपने बहुत फेमस राइटर है। अब आप बताओगे एलिज़ाबेथन एरा के कौन से राइटर है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हमने इनको कर लिया है और मैंने कल ही टेलीग्राम पे भी इनकी फेमस राइटिंग डाली है। तो कौन सी इनकी फेमस राइटिंग है आप मुझे बताइए कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन उससे पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कौन सा आ रखा है तो एग्ज़ाम में। तो ये यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आया था, क्वेश्चन था एंथनी बर्गस लास्ट नॉवल विच वॉज पब्लिश्ड इन 1993। तो एंथनी बर्गस की इन्होंने लास्ट नॉवल पूछी है विच वॉज पब्लिश्ड इन 1993 इज कॉल्ड ए डेड मैन इन डेपफोर्ड, जिसका नाम है ए डेड मैन इन डेपफोर्ड। हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर टू हुम द टाइटल रिफर्स। तो इसका सेंट्रल कैरेक्टर कौन है जिसका टाइटल रिफर कर रहा है, डेड मैन इन डेपफोर्ड। तो इसका सेंट्रल कैरेक्टर कौन है आप समझ गए होंगे, क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो एंड द टाइटल रिफर्स टू क्रिस्टोफर मार्लो लाइफ। ओके, तो राइटिंग कौन सी थी वो भी आप बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इसके बाद में जो स्लाइड्स है उनको ज़रूर देखें, एक स्लाइड को अपलोड जो पॉज करके ज़रूर देखें, क्योंकि आपने एक बार सुन लिया, एक बार आप पढ़ लेंगे तो कॉन्शियस माइंड में आपके फिट हो जाएगा। जब भी इनसे रिलेटेड आप आंसर्स देखोगे तो आप आराम से क्लिक कर पाओगे। तो इसके बाद में मेरे वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और इसका जो इन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो जो फेमस राइटर है एलिज़ाबेथ एरा के, तो वो उन्होंने कौन सी राइटिंग लिखी थी वो आप ज़रूर बताएं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें एंड हैव ए ग्रेट डे।